गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। वेरी गुड। चलो, तो दिखाना थोड़ा सा अभी मेरे को फिर से। एक काम करो, उठो, उठ जाओ और फिर से बैठो। गुड। तो समझ में आया, हमको बैक सपोर्ट नहीं लेना है चेयर का, और हमको जरूरत से ज्यादा आगे झुकना भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा झुकेंगे तो हम ऐसे दिखेंगे। समझ में आ रहा है ना कि मैं फॉरवर्ड हूं, अभी लीन फॉरवर्ड हूं मैं। हमको यस मैम। सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, चिन अप। यस कितना मैम। रहेगा? पैरेलल टू दी पैनल, पैरेलल टू दी पैनल। ठीक है सक्षम? यस मैम। कैसे हैं आप सब? मैम बढ़िया। बढ़िया। हाय पूजा, कैसी है? हेलो मैम। अच्छी हूँ। मेरे को उम्मीद थी कि सब मुझे तैयार होके मिलेंगे, लेकिन कोई तैयार होके नहीं मिल रहा है। मैं उल्टा तैयार होके मिली हूँ। ऐसा क्यों? हाँ, जैसे लग रहा है मैं ही इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ऐसा है क्या? नो मैम। तो फिर प्रेजेंटेबिलिटी मैटर्स, पता है कि नहीं पता यस। है? यस मैम। तो जब तक आप अच्छा सा कपड़ा, मैं क्यों पहनने तैयार होने बोली थी, कपड़ा पहनने क्यों बोली थी आपको, जो आप इंटरव्यू में जाने वाले देने, उससे क्या होता है, फील आता है। और हमारा फील लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम फील नहीं करेंगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमको अच्छा जब हम दिखते हैं ना, हमारे चेहरे में एक अलग रौनक होती है। और जब हम अच्छे लिखते हैं, प्रेजेंटेबल बनते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आता है। और जब कॉन्फिडेंस चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है, तो आप सोचिए आपकी पर्सनालिटी कितनी एनहांस दिखेगी, आप कितने अच्छे लगोगे, और आपको मार्क्स तो वैसे ही वैसे मिलने हैं। समझ में आ रहा है पूजा और निकिता? यस मैम। यस निकिता टेंशन यस में लग मैम। रही है, निकिता टेंशन में लग रही है, क्यों भाई? तबीयत ठीक नो नहीं है? मैम। ठीक है तबीयत मैम। ठीक नहीं है, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखना है हमको, उनको नहीं शो करना है कि हमारी तबीयत खराब है, इस वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट है। ठीक है? क्योंकि उनके यस मैम। लिए आप बहुत सारे हो, आपके लिए वो एक है। और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कि वो बेस्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को बेस्ट दिखाएंगे उनके सामने, तभी तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देंगे और आपको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? यस ओके मैम। मैम। यस मैम। गुड। सक्षम, सिक्योर्ड लोन और नॉन सिक्योर्ड लोन क्या होता है? मैम जब भी कोई लोन दी जाती है तो उसमें टू टाइप्स की लोन होती है, सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीन जिसमें कोलेटरल रखा जाता है, जो रिस्क फ्री होता है लोन, जिसमें चांसेस जिसमें लोन रिकवरी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि रिकवर करके अपना लॉस कवर कर सकते हैं। जबकि सिक्योर नॉन सिक्योर्ड में कोई भी कोलेटरल नहीं रखा जाता है, जिस वो बहुत ही रिस्कफुल लोन होता है, जिसमें लोन डूबने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार लोन। और सिक्योर्ड में सर मैम हाउस हाउस लोन है, गोल्ड है, दीज आर कॉल्ड सिक्योर्ड। एमएसएमई क्या होता है पूजा? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई मीन्स मतलब होता है कि, सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहले आप मेरे को चेयर साइड करके दिखाओ, आप कैसे बैठे हो? मैम। हम्म। अभी तक कंफर्टेबल बैठे थे क्या आप? जब मैंने आपका नाम लिया तब नो आप मैम। एकदम से सामने आए, ये सबको फील हुआ कि जैसे पूजा को जैसे ही मैंने बोला, फिर वो अपने आप को गैदर करती हैं और फिर आंसर करने का ट्राई करती हैं। पूजा, स्ट्रेट हो जाओ। और आप, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा झुके हुए हो, स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट, और चेयर का सपोर्ट नहीं लेना है। कल तक आपका पोजीशन अच्छा था। ठीक है? ठीक है, सामने आ जाओ। और अटेंटिव रहना है पूजा, अटेंटिव रहना है। अगर आप अटेंटिव नहीं रहोगे, तब आप इसी तरह घबरा जाओगे। और ये सबको सीखने वाली बात है कि आपको अटेंटिव हमेशा रहना है। और इन केस हम ब्लैकआउट हो जाए, जोन आउट हो जाए, होता है ना कि हम चाह के भी क्वेश्चन नहीं सुन पाते हैं और हम एकदम से ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो आप के साथ अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आप क्वेश्चन नहीं सुन पाए और आप एकदम से हड़बड़ा जाओ, तो आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे। ये करना है थ्रू आउट दी सेशन, थ्रू आउट दी इंटरव्यू डे, जब तक आपका नंबर आके खत्म ना हो जाए, ये तब तक करना है। क्योंकि आप नर्वस रहोगे, आप थोड़े से घबराओगे अंदर से, तो आपको ये करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको रिलैक्स्ड होने में, फोकस करने में हेल्प करता है। क्लियर है पूजा? यस। यस मैम। एक्टिव रहना है, और अब कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप घबरा रहे हो। जैसे कि आप ऐसे बैठे थे, जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, फिर आप सामने आए और फिर आप बात करने लग गए। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरे टाइम इसी मोड में रहना है कि कभी भी क्वेश्चन किसी को भी पूछा जा सकता है। क्लियर है पूजा? यस मैम। और वहां पे अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम क्वेश्चन ठीक से नहीं सुन पाए, तो आप उनसे कहेंगे, सॉरी सर मैं आपका क्वेश्चन ठीक से नहीं सुन पाई, आप प्लीज रिपीट कर देंगे।
आप ऐसे बोल सकते हो उनको, क्योंकि अगर सॉरी सर नहीं पता आप बोल दोगे घबरा के, ठीक है, क्योंकि डर तो रहता है यार पैनल से हम कैसे पूछें, वो हमको नेगेटिव मार्क्स देंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा ये मान के चलिएगा, अगर आप क्वेश्चन दोबारा पूछ लेते हो तो चांसेस है 50-50 कि आपको आंसर आता है और आप अच्छे से रिप्लाई कर पाओ। पैनल को ऑनेस्टी और जेन्युइननेस पसंद है। अगर आप जोन आउट हो भी गए तो भी आप उनको कह सकते हो ऑनेस्टली कि सर मैं जोन आउट हो गई थी, आप प्लीज मेरे लिए रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन टू मी अगेन। या फिर पैनल आपको बोले कि नहीं पूजा आपकी गलती है, आपको जोन आउट नहीं होना था, हम रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या करोगी फिर? ठीक है सर मैं चली जाती हूँ ऐसा बोल के निकल जाओगे? नहीं। फिर क्या बोलोगे? हम आपके लिए क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते पूजा। आपका क्या रिप्लाई होगा? कुछ तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना, कि मुझे ऐसे ही देखते रहोगे पैनल को भी? तो पता नहीं मेरा क्या रिप्लाई होगा, नहीं समझ आ रहा मैम मुझे। क्या नहीं समझ आ रहा? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि सिचुएशन समझ में नहीं, नहीं आ रहा? सिचुएशन नहीं समझ में आ रहा कि उसका रिप्लाई मुझे क्या देना चाहिए। रिचा आपका रिप्लाई क्या होगा? मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकती रिचा, आपकी गलती थी। सॉरी मैम, मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूंगी। आप प्लीज एक बार मेरे लिए रिपीट कर सकते हैं? सक्षम? मैम सॉरी 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 मैम, मैं अभी आपकी बात पे ध्यान नहीं दे पाया था, लेकिन आप जो भी बात कहेंगे उसे बिल्कुल अटेंटिव सुनूंगा, जिससे मैं अगले क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में दे सकूं, ब्लैकआउट ना हो, बहुत कॉन्शियसली वे में आंसर दे सकूं मैं आपका। निकिता? मैम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान दूंगी कि मैं ब्लैंक आउट ना हो। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं मेरे लिए? ठीक है, तो आप लोग का आंसर ठीक था, सक्षम, रिचा, निकिता। सुन लिया पूजा कैसे हमें रिप्लाई करना यस। है? लेकिन जो लास्ट का लाइन है आप तो आप प्लीज मेरे लिए रिपीट कर दीजिए। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि मैं आपके लिए रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, समझ में आ रहा है? तो फिर लास्ट में आप ये लाइन मत ऐड करिए कि प्लीज रिपीट कर दीजिए। हमको वहां पे भीख नहीं मांग रहा है, हमको ये शो करना है दैट वी आर दी ऑफिसर्स। हम उनसे अपनी गलती के लिए माफी जरूर मांग सकते हैं, जैसा कि आप सबने मांगा कि सॉरी सर एंड मैम, और सिर्फ सॉरी मैम को नहीं, जो भी क्वेश्चन करेगा सिर्फ उनको ही सॉरी नहीं, पूरी पैनल को सॉरी कहना है। तो पैनल विल बी कंसिस्टिंग ऑफ बोथ सर एंड मैम, डिपेंडिंग कौन कैसा है। अगर हो सकता है पांचों पैनल मेंबर मेल हो सकता है पांचों पैनल मेंबर फीमेल हो, पर ऐसा होता नहीं है जनरली, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मेल फीमेल का। तो आप उनको कहेंगे सॉरी सर एंड मैम, इस बार मैं ब्लैकआउट हो गई, जोन आउट हो गई, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा और मैं पूरे अटेंटिव पोजीशन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। तो आपको आपका फर्मनेस दिखाना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है वो आपके लिए क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यस मैम। यस। आपको हम्बली, रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली ये कहना है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है कि मैं नहीं करूं, मेरी गलती हो गई, मैं जोन आउट हो गई थी, पर नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं अपने आप को पूरा अटेंटिवली यहाँ पे प्रेजेंट रखूंगी और ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। क्लियर है? फिर से हमें ये यस नहीं मैम। कहना है कि नहीं मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। और आपके वॉइस में वो फर्मनेस दिखनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो आप मीन करते हो, समझ रहे? अंदर से दिखना चाहिए कि यस यू मीन दैट। ऐसा नहीं है कि बस हम एकदम से निराश ही हो गए, क्योंकि वो आपको प्रेशर में डालेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं करते हम, आप चले जाइए, हम नहीं करेंगे, हो गया आपका इंटरव्यू। अगर ऐसा हो गया सिचुएशन कि वो गुस्सा हो गए और आपको कह दे कि यस आप जा सकते हैं, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे मैम रिचा? किसको बताना? रिचा? मैम सॉरी बोलूंगी, बस? हम्बली सॉरी बोलूंगी मैम। हम्म। और और फिर अगर सक्षम वो आप? जाने को बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। सक्षम? मैम सॉरी मैम, एक बार और आप रिपीट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन क्या था मैम? सक्षम अभी भी वो रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन में ही फंसे नो हुए हैं। मैम, हम आप उससे आपने जो आगे बढ़ क्वेश्चन, गए हैं। सक्षम हम नो मैम उससे आगे अभी बढ़ आप, गए। हम्म। आपने अभी जो पूछा था मैम वो याद नहीं रहा मैम, आपने क्या पूछा था? अच्छा अब मुझसे वो कह रहे हैं कि आप जोन आउट हो गए। यस। ठीक है। यस मैम। तो सक्षम अब आप जोन आउट हो चुके हो, तो आपका इंटरव्यू यहीं खत्म होता है, आप जा सकते हैं। सॉरी मैम। मैम मिस्टेक्स तो होती रहती हैं हम्म। मैम, आप मुझे मिस्टेक्स का सुधारने का मौका दीजिए मैम, वन चांस और दे के देखिए मैम, मैं कॉन्फिडेंटली, नर्वसनेस के बिना आपको अच्छे से आंसर प्रोवाइड करूंगा। निकिता? सॉरी मैम, मैं ध्यान नहीं दे पाई इस बार। आप मुझे एक एक चांस और प्रोवाइड करिए ताकि मैं अच्छे से अपना आंसर दे पाऊँ। पूजा?
सॉरी मैम, मैं ध्यान नहीं दे पाई। मुझे बस एक चांस दीजिए कि मैं अपने आप को आपके मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ खुद को। एक बस एक चांस, लास्ट चांस दीजिए। अच्छा ठीक है। तो अब आप पूरे समझ में सोचिए कि अभी जिस मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमको वहां पे इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करना है कि हम बिल्कुल उनसे बेग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे पूजा आपकी, प्लीज मैम मुझे दे दीजिए एक लास्ट चांस, उनको ये हमारे टोन में फील नहीं होना चाहिए कि हम आप बिल्कुल रो ही देंगे। हाँ, क्योंकि कौन ऐसे ऑफिसर को, ये क्वालिटी आप दिखाइए ना कि आपके अंदर वो बात है। अगर आप सीधा रोने ही लग जाओगे, रोने का मतलब ये नहीं कि सीधा आंसू आने लग गए और आंसू आंसू निकल गई, रोने का मतलब ये नहीं होता। रोने का मतलब ये भी होता है कि आपके वॉइस का फर्मनेस चला जाता है। अब जैसे देखो मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि सॉरी मैम मैं माफी चाहती हूँ, सॉरी मैम मैं माफी चाहती हूँ, दोनों में फर्क समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो आपको वो फर्मनेस रखनी है, इसलिए वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो, मैं आपको सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए तैयार कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? आपका माइंडसेट यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि जरूरी नहीं है ये आपके साथ हो, पर अगर हो जाएगा तो क्या, तब के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। क्योंकि हम हमेशा जोन आउट हो सकते हैं, हो सकता है पैनल को गुस्सा आ जाए तो वो जाने को कह दे, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। लेकिन आप ही वो 100 में 1% के पॉपुलेशन वाले पर्सन हो जिसके साथ ऐसा सिचुएशन आ जाए, तब क्या? ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना, तो हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हो रहे हैं। समझ में आया? तो आप ओके। कहेंगे मैं माफी चाहती हूँ सर कि ये मौका में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, पर फिर भी अगर आप एक बार रिकंसिडर करें मुझे। तो आपने अपनी बात कह दी। रिकंसिडर करने का मतलब ही है कि मुझे एक चांस और दे दीजिए। ठीक है, रिकंसिडर, ये कीवर्ड याद रखिएगा। लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने से बचते हैं हम, एक वर्ड अगर हम रिप्लेस कर दें, सॉरी मैम इस अपॉर्चुनिटी में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, बट आप मुझे एक चांस देना चाहेंगे तो मुझे रिकंसिडर करिए। अगर आप फ्लो फ्लो में बोल ही गए पूरा सेंटेंस, जैसे कि मैंने अभी फ्लो में आपको बोल के समझाया, मैंने आपको बोला कि मुझे एक चांस दीजिए, साथ ही मुझे रिकंसिडर करिए, समझ में आया? तो भी आप फ्लो में कंटिन्यू करेंगे। फिर आप ये मत सोचिएगा अरे यार मैंने ज्यादा बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, लेट इट बी, लेकिन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। तो आप फिर से कहेंगे एक बार कि सॉरी सर एंड मैम, इस अपॉर्चुनिटी में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, आप मुझे एक बार फिर से रिकंसिडर करने का ट्राई करिए। और अगर वो कहेंगे कि नो सक्षम आप चले जाइए, नो निकिता आप चले जाइए, तो आपको इस तरीके से कहना है, थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। समझ में आया? इस तरीके से यस मैम। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थैंक यू कहना है और उसके बाद रूम से जाना है, क्योंकि अगर वो आपको जाने कह ही देते हैं फिर आप नहीं रुक सकते हो। और आप उनसे, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल उनके पीछे पड़ गए हो और आप भीख मांग रहे हो। ठीक है, हम वहां भीख मांगने नहीं गए हैं, हम वहां सिलेक्शन लेने गए हैं, तो हमको अपना माइंडसेट दिखाना है। तो आपने मुझे माइंडसेट दिखाया कि आपने अपनी गलती समझी, आपने उनको फिर से कहा मुझे रिकंसिडर करिए। अगर स्टिल वो आपको नहीं विश्वास करते हैं आपके ऊपर, नहीं वो आपको रिकंसिडर करते, तो आप थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर, ये बोल के आपको स्माइल करते हुए जाना है। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस। यस मैम। पूजा फर्मनेस पे काम करना है वॉइस की, ठीक है? हम्म। नहीं, यस मैम। यस मैम। गुड। चलो, हाउ कैन बी, एनपीए कैन बी रिड्यूस्ड, निकिता, एनपीए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? कुछ सेकंड में ले सकती हूँ सोचने के लिए। यस, ले सकती हैं आप। सॉरी मैम, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा अभी। ऋचा? यस मैम। जब भी मैं लोन दूंगी मैम, तो उसके पहले मैं एक बार अच्छे से बोरोवर्स की हिस्ट्री जानूंगी कि क्या वो पे बैक कर सकते हैं। उनकी पूरी केवाईसी, उनकी पूरी प्रोफाइल जानना चाहूंगी, किस पर्पस के लिए वो लोन लेना चाह रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या उनका इंटेंशन है लोन के पीछे। और एनपीए को कम करने के लिए मैम मैं टाइम टाइम पे ऑडिटिंग भी करवाऊंगी, ताकि अगर कोई गलती, अभी शुरुआती गलती हो रही है, तो वो शुरू में ही पकड़ी जाए, ताकि बाद में एनपीए जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो सके। हम्म। सक्षम? मैम एनपीए की रिकवरी करने की बहुत सारी मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले उस फार्मर के पास जाऊंगा या जो भी पर्सन रहेगा उसके पास जाऊंगा, उससे जेन्युइन रीजन पूछूंगा कि लोन रीपेमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो बैंक पॉलिसीज के हिसाब से जिस तरह जो भी मेथड होगी, सबसे बेस्ट मेथड होगी, या इंटरेस्ट कम करने की मेथड होगी, या लोन टाइम पीरियड बढ़ाने की मेथड होगी, या
बहुत ही ज्यादा एनपीए हो गया तो उसकी बहुत सारी मैटर्स हैं, उन पे मैं बैंक पॉलिसी के हिसाब से वो अप्लाई करूंगा। पूजा? मैम मैं फार्मर से कांटेक्ट करूंगी और उनसे ये प्रॉब्लम जानने की कोशिश करूंगी कि एनपीए पे नहीं पे करने का रीजन क्या है। अगर उनका फाइनेंशियल रीजन होगा तो मैं सीनियर से बात करूंगी और फिर उन्हें लोन पीरियड एक्सटेंड करने का टाइम लोन पीरियड एक्सटेंड करवाऊंगी और फिर उनको रिलीफ प्रोवाइड करूंगी इंटरेस्ट रेट कम करके, ताकि वो एनपीए सही टाइम पे कर पाए। ठीक है, तो आप मैम लोग का आंसर। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। आपने मैम फ्यूचर में एनपीए रिड्यूस करने के लिए पूछा था, या अगर अभी कोई एनपीए है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में पूछा था? मैंने इन जनरल पूछा था कि एनपीए को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसका तो आंसर फ्यूचर एस्पेक्ट से भी हो सकता था और करंट एस्पेक्ट से भी हो सकता था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे चले गए रिचा, आपके आंसर में मैंने देखा कि आप ये करोगे, इससे एनपीए रिड्यूस हो सकता है, राइट? तो आपका यस आंसर मैम। गलत नहीं था, लेकिन आप पैराग्राफ में गए इस वजह से ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, हालांकि आपका आंसर बहुत बढ़िया था। लेकिन मैं वही कहूंगी कि जब हम इस टाइप का रिकवरी की बात करें किसी भी एस्पेक्ट पे, तो आप पॉइंट वाइज बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग का आंसर मैक्सिमम फार्मर से रिलेटेड था, तो क्या एनपीए सिर्फ फार्मर्स ही करते हैं? एमएसएमई जो स्मॉल बिजनेस माइक्रो बिजनेस वाले होते हैं, बिजनेस करते हैं, वो नहीं यस करते हैं? मैम, वही है ना? इसीलिए तो मुझे एनपीए तो कंफ्यूजन हुआ किसी भी क्वेश्चन वजह में। से हो सकता है, एनपीए सिर्फ यस मैम। फार्मर्स की वजह से नहीं होता है, एनपीए तो किसी की यस भी वजह से हो सकता है। ठीक यस है, मैम। तो यस मैम। आपको यस मैम। आंसर इस तरीके से करना है कि हम प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल करेंगे, हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, अगर कोई जेन्युइन केस है तो हम उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और हम उनको प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देंगे। समझ हाँ। रहे वार्निंग। हो? तो आप इस यस मैम। तरीके से अपने आंसर को कट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आप रिचा ने एक टर्म यूज किया था प्रॉपर केवाईसी करूंगी, तो केवाईसी से आप क्या समझती हैं पूजा? केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जिसमें कि हम जब अगर अकाउंट वगैरह खुलवाना होता है कस्टमर को, तो हम उस केवाईसी करके देखते कि वो कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं, और फिर वो टाइम टू टाइम केवाईसी करवाना होता है। कितना टाइम टू टाइम होता है? कुछ पीरियड होता है, जैसे कि 3 इयर्स के आसपास यस, कुछ कंफर्म पीरियड हो होता आप? है। सॉरी मैम, शायद मुझे पता है, कंफर्म शायद। नहीं हूँ मैं। ठीक है, हाँ। कितने साल में होता है केवाईसी सक्षम? मैम अलग अलग पर्सन्स के लिए केवाईसी अलग अलग टाइम पे होता है, जैसे शॉर्ट टर्म में 2 साल के लिए होता है, कुछ 8 साल के लिए भी होता है, मीडियम मीडियम रेंज में। और अगर लॉन्ग टर्म में 10 साल तक के भी, 10 साल के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी पूजा आपने क्या बोला, जैसे कि मैंने आपको पूछा, वापस प्रेशर डाला, ये किसी के साथ भी हो सकता है, याद रखिएगा आप, है ना? कि अब मैंने जैसे ही प्रेशर डाला तो पूजा के मुंह से निकला कि शायद मुझे यही पता है, मतलब आपने अनसर्टेनिटी दिखाई। तो आप उनको ये बोलिए कि सब मुझे मेरी जानकारी में अभी यही है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप शायद मुझे यही पता है, मतलब फिर वापस आप समझ रहे हो आपका टोन गिरने लगा। ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन आपका हो रहा है ना, जो बार बार आपका कॉन्फिडेंस को गिरा हुआ दिखा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपने आंसर कर दिया, आपको उतना पता था तो आपने कर दिया। हर आंसर सही हो जरूरी नहीं है, हर आंसर गलत हो ये भी जरूरी नहीं। आप अपने टर्म में भी गलत नहीं थे, 3 साल का भी तो टेन्योर होता ही है ना, तो ये डिपेंड करता है, तो आप पूरी तरीके से तो गलत नहीं थे ना, नो मैम। है ना? तो आप फिर क्यों मतलब एकदम से घबरा जाते हो शायद, और जो आपका वॉइस इतना रहता है वो नीचे आ जाता है। तो समझ में आ रहा है ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग से क्या समझती है निकिता? इतना ही मैंने क्वेश्चन। लोन रीस्ट्रक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? सॉरी मैम, मुझे कॉल नहीं हो रहा। ठीक है रिचा, लोन रीस्ट्रक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? मैम मैं श्योर नहीं हूँ, क्या मैं गेस कर सकती हूँ? यस, आप कर सकती हैं। मैम जब कोई एनपीए की सिचुएशन आ जाती है लोन देने के बाद, जैसे एग्जांपल लें, फार्मर या छोटे दुकानदार लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो हम उनसे जाकर पहले पर्सनली पूछते हैं रीजन, और अगर वो टाइम लेना चाहते हैं तो हम उस लोन को रीफाइनेंस करते हैं, ताकि उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सके और वो बाद में पे कर सके। इसी को मैम लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। गुड, तो समझ में आया कि पहली बात रिचा अनश्योर थी तो उन्होंने पहले ही पैनल से पूछ लिया, क्योंकि आप समझिएगा पैनल मेंबर बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर आप उनको जबरदस्ती इधर उधर घुमाओगे तो उनको समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा पहले ही आप परमिशन ले लीजिए कि सर मैं यह गेस
क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन रिचा आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते हो, वो लोन नहीं पे कर पाते उसका आप रीजन जानने की कोशिश करते हो, और क्योंकि बैंक को भी रिपेमेंट चाहिए इस वजह से हम लोन को रीस्ट्रक्चर करते हैं इजी ईएमआईज या फिर और भी गवर्नमेंट स्कीम अप्लाई करके, ताकि वो रिपेमेंट कुछ तो कर ही पाए समय समय पर, है यस ना। मैम। तो इसको हम लोन रिस्ट्रक्चर यस। कहते हैं। निकिता, आपने माफी तो मांगा लेकिन आपकी माफी में वो एफर्ट नहीं दिखा मुझे। अब आप इस बात को भी समझना कि हमको बिना एफर्ट लगाए एकदम से सॉरी नहीं कहना है। आप टर्म को समझने का ट्राई करिए ना, जरूरी नहीं है हमें सारा आंसर आता हो, लेकिन आप टर्म सुनती लोन रीस्ट्रक्चर तो आप समझ में आता, जैसे कि रिचा ने गैस किया, हम रीस्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर होगा लोन का। लेट सपोज आपने लोन लिया 10% में, अब आप पे नहीं कर पा रहे हो, आप फार्मर हो, अब आप अपने आप को फार्मर की तरह समझो, आपके फादर फार्मर है ना, है कि है। नहीं। तो आप इस समझो कि आपके पास कोई बैंक का एजेंट आता है या बैंक ऑफिसर आता है, तो वो आपसे कैसे बात करेगा, फिर वो कहेगा कि आप किस तरीके से रिपेमेंट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम समझेगा, ट्राई करेगा, आप उतने शायद पेमेंट करने में सक्षम नहीं हो, क्यों सक्षम, तो आप उनको रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करोगे, फिर से रीस्ट्रक्चर करोगे। अगर आप टर्म को भी ठीक से सुनते ना तो आप आंसर कर पाते। समझ में आ रहा है पूजा कि हमको ठीक यस मैम। ना है, थोड़ा सा सोचना है, सोचने में थोड़ा सा एफर्ट तो लगाओ। बिल्कुल नहीं सॉरी मैम मुझे नहीं आता, एकदम से सॉरी मैम भी नहीं बोलना है, सॉरी कहना भी एक आर्ट है। इस बात को समझना कि हम माफी भी मांगते हैं ना, वो भी एक कला है। बिल्कुल सब पैनल को ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा सोचा ही नहीं और एकदम से मुंह खोला और भक्क से सॉरी बोल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। रेपो रेट क्या होता है पूजा? रेपो रेट उस वो रेट को बोलते हैं जिसपे कि आरबीआई बैंकों को मनी लैंड करती है। जैसे कि प्रायोरिटी, रेपो रेट है 5.25%। ठीक है। तो अब आप समझना कि जैसे ही आप आंसर करते हो तो आंसर का एक फ्लो होता है, ठीक है। फ्लो में हमको एक आंसर करना है, अगर आप सेंटेंस के बीच में बहुत लंबा गैप लेते हो, बहुत लंबा, तो एक इंडिकेशन आता है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमको बहुत ज्यादा लंबा गैप भी नहीं लेना है, ठीक है पूजा। ओके मैम। गुड। व्हाट इज इन्फ्लेशन, सक्षम? Ma'am, inflation means when the price of the item हम्म। gets high and normal people cannot afford that thing at a normal price, then that process, yeah, that thing is called inflation. आपकी फ्लुएंसी अटक रही है इसमें, कि जैसे लग रहा है याद करके आए थे और बोलना तो इंग्लिश में ही था, और मैं बोल दूंगा अब इंग्लिश में ही बोलना है, क्योंकि तो आप आरआरबी में हमको इस चीज का फायदा बहुत होता है कि हम रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार एक ऐसा स्टेट में आता है जहाँ पे हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप अगर कंफर्टेबल हैं हिंदी में, तो और आपकी फ्लुएंसी अगर हिंदी में अच्छी है तो आप हिंदी का यूज करें रादर देन इंग्लिश। अगर ये आईबीपीएस और एसबीआई होता तो मैं शायद ये ना कहती, लेकिन फ्लुएंसी आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, लेकिन फ्लुएंसी अगर ब्रेक हो रही है तो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज यूज करें, ठीक है। जनधन जी योजना क्या जी होता मैम। है पूजा? मैम मैं 1 सेकंड ले सकती हूँ? बिल्कुल, और 1 सेकंड हो गया। मे आई टेक फ्यू सेकेंड्स ये कहना है, क्योंकि 1 सेकंड सॉरी। हो गया, ब्लिंक करते ही 1 सेकंड हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह हम्म। रहे हैं इसको भी आप ध्यान दीजिए। यस, आप सोचिए। डिजिटल बैंकिंग क्या होता है रिचा? मैम बैंकिंग सुविधा को इंटरनेट से कनेक्ट करना, ये एक डिजिटल बैंकिंग होती है, जिससे हमें ब्रांच आना जाना जिससे कम हो, हमारी टाइम की बचत हो, और हम इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बैंक क्लोज है तो हम अपने उस काम को डिजिटली कर पाए, वैसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसे डिजिटल बैंकिंग बोलते हैं मैम। आपका आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छा है रिचा, लेकिन आप आ यस मैम, मुझे भी लगता है, मैं ये बहुत करती हूँ। तो आप उसकी जगह पे पॉज लीजिए, आप कहें कि डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है? आपका यस मैम। मुंह खुला का खुला रह जाता है और आप ना प्रोसेस जल्दी करना चाहते हो। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, है ना, कि हम चाहते यस हैं कि मैम। वो ना जो हमारी जो वायरिंग होती है ब्रेन का, और जो सिग्नल वो भेजता है कि हाँ हमको आंसर करना है, लेकिन वर्ड्स तुरंत आ नहीं पाता है, तो उसकी जगह वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए मुंह से ये निकलने निकलता है, लगता है। यस मैम, मैं कोशिश इससे करती हूँ मैं अच्छा है, ना करूँ। हाँ इससे अच्छा है कोशिश ये करो कि एक सेंटेंस बोलने के बाद आप चुप हो जाओ, 1 सेकंड का पॉज ले लो, तब तक आप फॉर्म कर लोगे सेंटेंस, क्योंकि आपको आता होता है, लेकिन आप आ उ में
वो यस डिस्ट्रक्टिव मैम, लगता है। यस। तो आप इस तरीके से आप ट्राई करोगे कि कंटिन्यू बोलने से अच्छा है कि पॉजेस लेके आप बात करो। क्लियर है? यस मैम, मैं आपने सोच कोशिश लिया पूजा? करूँगी। यस मैम। बताइए। जनधन अकाउंट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का खुलता है जिनका कि किसी बैंक अकाउंट में कोई खाता नहीं होता है। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। यस मैम। जनधन योजना, निकिता। मैम जनधन योजना मेनली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने देश के सभी किसानों के लिए लॉन्च की थी, जिसमें उन्हें ईयरली 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे वो अपनी कृषि संबंधी सारी समस्या और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वेरी गुड। तो पूजा समझ में आया, आंसर फ्रेमिंग और बढ़िया हो सकती थी। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना ये ग्रुप सेशन इसलिए भी होता है ताकि हम एक दूसरे का आंसर सुन के समझ सके, सीख सके। लेकिन यस मैम। पूजा आप ये चीज का ध्यान रखना कि कुछ नहीं बोलने से अच्छा है आपने वो जो 2 सेंटेंस बोला वो भी बहुत बढ़िया है। क्लियर है? यस लेकिन मैम। हमको कोशिश यही करना है कि हम अच्छे से अच्छा डिलीवर करें, अच्छे से अच्छा डिलीवर करें। लेकिन अगर हमको एट प्रेजेंट उतना ही याद आ रहा है तो हम उतना बोल के भी बात बना सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस यस जी मैम। 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 यस मैम। अब एक सिचुएशन है सक्षम कि फार्मर तो मोस्टली इलिटरेट होते हैं, हम कंसिडर करके चलते हैं कि फार्मर्स मोस्टली अनएजुकेटेड होते हैं, तो आप उनको डिजिटल बैंकिंग कैसे समझाएंगे? मैम सबसे पहले तो उन्हें थोड़ी कुछ वर्ड्स तो ऐसे बताऊंगा डिजिटल बैंकिंग के जिससे जो कनेक्ट कर सकें कि ये इससे रिलेटेड चीज है। साथ ही साथ उन्हें डिजिटल बैंकिंग के बारे में समझाऊंगा, जो भी थिंग्स हैं लाइक केसीसी कार्ड या जितने भी यूपीआई वगैरह हैं या एटीएम से रिलेटेड है। मैं खुद उन्हें समझाऊंगा प्रॉपर वे में, जिससे वो अपनी डिजिटल बैंकिंग को अपनी जिंदगी में ला सकें और नॉट की नॉलेज बेस्ड ला सकें। मतलब जितनी भी चीजें वो है वो सीख सकें उन चीजों को, जिससे वो अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में डिजिटल बैंकिंग के सहारे जी सकें। अब जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली वो अनएजुकेटेड होते हैं, अब आके अगर उनके सामने आप भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करें, डिजिटल बैंकिंग, केसीसी कार्ड ले लीजिए, आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे सक्षम? नो मैम, पहले तो नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो इलिटरेट पर्सन है। लेकिन मैं उन्हें टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे मैं ऑलरेडी रूरल एरिया से हूँ, तो मैं उन्हें नॉर्मल वे में समझाऊंगा। जो भी प्रॉपर हिंदी वर्ड्स होंगे उन्हें अच्छे से समझाऊंगे, जिससे दिमाग में उनके बैठ सके और वो उस चीज से अडेप्ट कर सकें कि डिजिटल बैंकिंग होती क्या है। तो उससे फिर वो फेमिलियर हो जाएंगे उन वर्ड्स से। वो भारी भारी वर्ड्स से उन्हें ये नहीं लगेगा कि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो नॉर्मली वे में सीख जाएंगे और फिर उस चीज से अडेप्ट करेंगे अपनी जिंदगी में। तो वो डिजिटल बैंकिंग से भी कनेक्ट हो जाएंगे फिर वो। रिचा, आप कैसे समझाएंगी? यस मैम। मैम मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे जो इलिटरेट फार्मर्स हैं उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाऊँ, बैंक के द्वारा एक ट्रेनिंग दिलवा पाऊँ, और वहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उन्हें बहुत आसान शब्दों में उन्हें बता पाऊँ। मैं ये भी कोशिश करूंगी मैम कि बैंक के द्वारा जो कैंप्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे अलग सारी स्कीम्स बताई जाती है, तो वहाँ मैं उन्हें आने के लिए बहुत मोटिवेट करूंगी, ताकि वो और भी स्कीम्स जो उनके फायदे के लिए बताई जाती है तो उसको वो समझ सके और वो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके। ठीक है, तो आप दोनों ने अपने आंसर में क्या डिफरेंस महसूस किया? सक्षम आपने, और रिचा आपने क्या मैम फील किया? मैम मैंने ये देखा है कि वो मैंने कैंपेन वर्ड यूज नहीं करा, हम्म। जो पॉजिटिव साइड था, जो कि मेन शब्द बोलना था मुझे, ये हम्म। कैंपेन करूंगा जिससे उनको जानकारी मिलेगी। मैंने और दूसरे वर्ड यूज करे जो कि मेन यही था कि कैंपेन करूंगा, जिससे एक फार्मर नहीं ज्यादातर फार्मर्स उसके सीख सकें। और दूसरा आपने, हाँ रिचा आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? मैम शायद मैंने 1-to-1 कन्वर्सेशन जो फार्मर्स के साथ मैं कर सकती थी, शायद मैंने उसको मिस कर दिया। ठीक है, तो और आप लोग ने क्या समझा इनके आंसर से? पूजा। कि मतलब कि एक कैंपेन लगाना चाहिए जिसमें कि बहुत सारे फार्मर को मैं प्रेरित कर सकूं आने के लिए वहां पे। और तो एक जब अगर मैं 1-to-1 करूंगी तो बहुत कम ही लोगों को पता चलेगा, और जब मैं कैंपेन करूंगी तो बहुत सारे लोगों को पता चलेगा डिजिटल बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग टर्म्स के बारे में। ठीक है, निकिता। मैंने ये जाना कि उसमें से कीवर्ड्स निकाल के अपने आंसर को बेहतर तरीके से दे सकते हैं, कम शब्दों में।
ठीक है। तो सक्षम, आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा था तो फर्स्ट टाइम आपने सीधा भारी भारी शब्द का इस्तेमाल किया जो कि किसानों को नहीं समझ में आएगा। अगर आप खुद भी समझिए कि आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में गए, फॉरेन गए, और आपको अगर वो अपने ही शब्दों में बात करेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा? क्योंकि आपके लिए तो नया है ना वो चीज, आप कैसे इंटरेस्ट लोगे? तो अनलेस और अनटिल आपके सामने कोई आसान भाषा, सबसे ज्यादा जरूरी है आसान भाषा, सिंपल भाषा, जब तक कोई यूज ना करे आप नहीं समझोगे ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले फार्मर से आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बात करो जिससे उन्हें चीजें समझ में आए। फिर हम कैंपेन करेंगे। फिर कैंपेन एक नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है जहां पे हम कैंपेनिंग में हम लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि हमको एजुकेट करना है फार्मर्स को। फिर आप सरकारी योजनाएं जो उनके हित में जारी किया गया है उसको आसान शब्दों में समझाएं। तभी तो वो कनेक्ट करेंगे, तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे और उनका हित होगा। समझ में आ रहा है? उनको बेनिफिट होगा। क्लियर है? तो यस मैम। आंसर जब भी हम देते हैं आप अपने समझो कि भाई आप अपनी जगह होते हैं उनकी जगह, तो आप कैसे समझते? कोई आता और सीधा आपको बोलता है ये केसीसी कार्ड है, लो आप कर लो, आप करते? जब नो तक मैम। आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में सबसे पहले तो कनेक्शन बनाना है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है। सबसे पहले आप ये भी अपने आंसर पे इस्तेमाल कर सकते हो कि हम ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करेंगे। फिर हम आसान भाषा में बात करने का उनको कोशिश करेंगे। हम बैंक के द्वारा कैंप लॉन्च करेंगे जिससे हम उनको सरकारी योजनाएं बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, और उनको अच्छे सरल शब्दों में हर एक एक जानकारी प्रोवाइड करें जिससे कि उनको हेल्प मिले। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस। यस यस मैम। यस मैम। पूजा, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग, करंट, आरडी और एफडी। क्या डिफरेंस सेविंग होता है? अकाउंट सेविंग अकाउंट में कस्टमर जब चाहे तब पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, और इसमें कुछ मोडेस्ट इंटरेस्ट फिक्स होता है। और करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। और एफडी में उसमें पैसे को फिक्स किया जाता है, उसमें हायर इंटरेस्ट होता है, हायर इंटरेस्ट मिलता है। और फिर अगर उसको बीच में अगर हम पैसा अगर निकालना चाहे तो फिर मुझे उसमें पेनल्टी भरनी पड़ती है। और आरडी फ्लेक्सिबल होता है, 6 मंथ से 10 ईयर के लिए उसमें पैसा मंथली हम जमा कर सकते हैं, स्टार्टिंग होता है 50 रुपीज से। ठीक है, आपका आंसर बढ़िया था, लेकिन आप भी अपने आंसर में जब सुनोगे, आप सेशंस डाउनलोड करते हो? सक्षम का तो मुझे पता है हाँ करता है, बाकी लोग कर रहे हाँ हैं? हाँ। यस तो मैम। आप तो आप बताइए, आप अपने आंसर में फील नहीं करती कि आप और का इस्तेमाल बहुत करती हैं? और और तो समझ में आ रहा है? जैसे ऋचा के आंसर में आ ये ज्यादा सुनाई देता है, वैसे ही आपके आंसर में और बहुत सुनाई देता है। तो आप थोड़ा सा चिंतन करके एक गो में बोलने का ट्राई करिए। जैसे एफडी की हम बात करें तो एफडी में आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकती थी कि एफडी फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना नाम उसका, एक फिक्स हाँ। टेन्योर के लिए होता है उसका लॉकिंग पीरियड। अब समझ में आया कि आपके आंसर में क्या मिसिंग था? कीवर्ड मिसिंग, कि फिक्स्ड हम्म। डिपॉजिट फिक्स्ड टेन्योर के लिए डिपॉजिट किया जाता है, और अगर उसको फिक्स्ड टेन्योर के पहले अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसमें पेनल्टी लगती है। समझ में आया? तो ये आप 2 सेंटेंस यस। चीजों को क्लोज कर सकते थे। तो ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से आप अपने आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस यस ओके मैम। मैम। एस एच जी लिंकेज बैंकिंग के साथ क्या होता है? व्हाट इज एस एच जी लिंकेज विद बैंकिंग? निकिता? मैम एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसमें किसी भी क्षेत्र की विशेषता महिलाएं अपनी सेविंग को जोड़कर कोई रोजगार प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। और और उन्हें इसके लिए जब लोन चाहिए होता है तो वो बैंक से कनेक्ट करके उन्हें बिना कोलेटरल के वहां से लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपके फादर क्या करते हैं पूजा? मेरे फादर कुछ नहीं करते मैम। कुछ नहीं करते? तो फिर हम नहीं कैसे अपने घर को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली? सर, मैम मेरी मदर ब्रांच पोस्ट मास्टर है पोस्ट ऑफिस में। ओके, तो आप इसको कैसे अच्छे वे में बोलेंगी कि अगर आपको पैनल मेंबर पूछे आपके फादर क्या करते हैं, तो आप यही बोलेंगे मेरे फादर कुछ नहीं करते हैं? नहीं, मैं बोलूंगी कि मेरे मेरे फादर की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो इस वजह से वो अभी रेस्ट पे हैं। तो यही क्यों नहीं बोला आपने पहले, मेरे फादर कुछ नहीं करते? तो अब समझ में आया? सडनली हम्म। इंट्रोडक्शन में जरूरी नहीं हूँ आपको ये पूछूं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं इंट्रोडक्शन में ये भी पूछ सकती हूँ आपके फादर क्या करते हैं, और फिर मैं उससे रिलेट करके आगे बढ़ जाऊं।
इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू आस्क यू गिव मी योर इंट्रोडक्शन या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप आसान और अच्छे शब्दों में पूजा ये कह सकती थी कि मेरे फादर की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से वो घर में रह के हमारा ख्याल रखते हैं और साथ ही अपना भी ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी मदर पोस्ट ऑफिस में इस पोस्ट में कार्यरत हैं। समझ में आ रहा है? तो आपने कितनी अच्छे वे में अपने फादर की इज्जत भी रख ली और आपने अपनी मदर का प्रोफेशन भी उनको बता दिया। ठीक है ना? कुछ नहीं करते ओके। हैं, से लग रहा है कि बहुत वो एक सिंपैथी वाला एक लाइन आ गया, कुछ नहीं करते हैं, तो वो अच्छा यस इंप्रेशन मैम। नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हमको अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो अब समझ में आया, अगर आपके फादर क्या करते हैं पूछा जाए तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो। ख्याल रखते हैं ना आपका कि नहीं रखते हैं? हाँ हाँ। हाँ, यस मैम। बोलना है, जो है वही बोलना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है। क्लियर है? तो यस यस पोस्ट मैम। मैम। ऑफिस के बारे में क्या जानती हैं आप? पोस्ट ऑफिस। ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, सोचा है मैम मैंने। अच्छा, तो फिर बताओ। ये इसमें भी जैसे सारे बैंकों की तरह ये भी, इसमें भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है और फिर अकाउंट ओपन होता है और एक एक आईपीपी सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है और फिर स्पीड पोस्ट होता है, बुक पोस्ट होता है। तो आप बैंक में क्यों आना चाहती है? पोस्ट ऑफिस का एग्जाम क्यों नहीं ट्राई करती हैं आप? पोस्ट ऑफिस के उसमें जो है मार्क्स बेसिस पे उसमें लिया जाता है, 10th के मार्क्स पे लिया जाता है और वो होना चाहिए 95+। और मेरे 10th के मार्क्स उतने नहीं है। कितने हैं आपके मार्क्स? मेरे 8.4 से जीपीए है। मतलब कितने मार्क्स हुए? मतलब 8.4। वो तो सीजीपीए है ना। अपन तो हाँ। आपने क्या बोला कि 95 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 95% होने हम्म। चाहिए, राइट? तो हाँ, अब आप समझ रहे हो 95%। कि कैसे हम डिटेलिंग में जा रहे हैं कि इन्होंने पोस्ट ऑफिस बताया अपनी मम्मी का, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, और इन्होंने कनेक्शन बैठाया कि बैंकिंग में जो होता है वो भी पोस्ट ऑफिस में होता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्यों फिर आप इसमें क्यों नहीं, इसमें क्यों आना चाहती हैं? अब आपने कहा कि 10th बेसिस पे सिलेक्शन होता है 95%। अब मैंने पूछा आपको 10th में कितना मिला, आपने बोला 8.5 सीजीपीए। तो सीजीपीए इज नॉट योर परसेंट, राइट? हम्म। परसेंटेज नहीं है ना, वो तो एक ग्रेडिंग दी गई है आपको। तो आप परसेंटेज निकाल के रखो और वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं लगना चाहिए कि कुछ तो होगा। परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं सीजीपीए को परसेंटेज में, पता है कि नहीं? हम्म। कैलकुलेट हाँ, करके अभी रखो। याद नहीं है। हाँ, कैलकुलेट हाँ, किया जाता ताकि आप अपने मार्क्स बताओ और उनको बोलो कि इस वजह से मैं इस पे नहीं जा पाई और मुझे लगा कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है बैंकिंग से बहुत ज्यादा है, मैं साथ ही रूरल, अगेन अब आपको अपनी क्वालिटी बताने का मौका मिल गया। मैं रूरल एरिया है। से बिलोंग करती हूँ तो मैं अच्छे से कंडीशन समझती हूँ, इस वजह से मुझे लगा कि मैं आरआरबी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, इस वजह से मैंने आरआरबी के लिए अप्लाई किया। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपनी क्वालिटी जहां जहां बता सकते हो वहां वहां क्वालिटी बताइए और उस क्वालिटी से अपने फील्ड को रिलेट करने की कोशिश करिए, ताकि आप अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट शो करते रहो उनको। यस, आई एम दी वन, आई एम दी वन, मैं ही हूं, मुझे ही सिलेक्ट करो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्वालिटी बता के सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, ना कि रिक्वेस्ट करके या हम अंडर कॉन्फिडेंट होके उनसे कह रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट कर लो, या अगर वो सिचुएशन ऐसा आए कि वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ तो हम उनसे बिल्कुल एकदम निराश होके चांस ही मांगते रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? वी हैव टू शो अवर लीडरशिप क्वालिटी। यस मैम। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, और ऑफिसर की क्वालिटी ही होती है कि उनको कठिन प्रेशर में हैंडल करना आना चाहिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाना आना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना आना चाहिए, उनकी प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें कैसे आ सकती है? आपके ड्रेसिंग सेंस से, जो आप अच्छा करने वाले हो, आपके हेयर स्टाइल से, पोनीटेल बना लेना ऋचा निकिता, ठीक यस। है? साथ ही आपका आपका चेहरे में स्माइल, कोई मेकअप आप करो स्माइल। ना करो, लेकिन स्माइल आपके चेहरे का वो मेकअप है जिससे आपकी पूरी रंगत बदल जाती है। क्लियर है? यस और मैम। आपका बॉडी पोस्चर, जिससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस्ड लगती है और हमको लगता है कि आप तैयार हैं। समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। से ही यस आप रूम मैम। में एंट्री करोगे, आपका आई कांटेक्ट पैनल के साथ बैठेगा, वहां से ही आपका जजमेंट शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से आप पैनल को विश कर रहे हो। आपने एंट्री लिया, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, आप किस तरीके से उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक सिचुएशन आ सकती है कि शायद दरवाजा पहले से ही ओपन रहे आपके पैनल रूम का, या फिर क्लोज रहेगा, तो आपको नॉक करना है। इन केस रूम क्लोज्ड है, नॉक करना है, आपको हल्का सा ओपन करना है और उनको कहना है मे आई कम इन सर, उनसे इजाजत लेनी है। ठीक है? जब वो कहें यस पूजा, यस सक्षम, प्लीज कम इन,
तो आप आराम से डोर को क्लोज करेंगे, ये नहीं कि धम्म से छोड़ दिया और वो खुद से जाके बज रहा है। आप आराम से उसका, अगर सॉफ्ट क्लोजर है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो छोटी छोटी चीज है, सिंपल सिंपल बात है। हो सकता है वो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर हो तो वो तो खुद क्लोज हो जाएगा, और नहीं होगा आपको समझ में आएगा खोलने में ही कि ऑटोमेटिक क्लोजर है कि नहीं। तो आप आराम से उनको बंद करेंगे, आराम से मुड़ेंगे, उनको विश करेंगे, या फिर आराम से अपने चेयर के बाजू में, एक चेयर वहां पे रहेगी आपके बैठने के लिए, आप चेयर के बाजू में आके खड़े हो जाइए और फिर हर पैनल मेंबर को विश करिए। समझ में आया? उसके बाद जब तक वो आपको यस। बैठने के लिए ना कहें, आपको नहीं बैठना है। जब वो आपको बैठने के लिए कहें कि यस ऋचा यू कैन टेक योर सीट, फिर आप बैठेंगे और थैंक यू सर करके आप बात को स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? मैम यस एक मैम। डाउट था। हम्म। मैम जो सर होंगे तो क्या इंडिविजुअली सबको विश करना है मैम, या एक ही बार में बोलना है? आप चाहे तो ये कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो एवरीवन में सारे आ गए, या फिर आप 5 पैनल मेंबर वहां होते हैं, इंडिविजुअली भी आप उनको विश कर सकते हैं, दोनों चलेगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? तो आप समझना कि जब आप डोर ओपन करते हो आपका आई कांटेक्ट बनेगा, किसी भी पैनल मेंबर के साथ ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका आई कांटेक्ट, आप कहीं अचानक से अरे नजरें मिल गई, अब क्या करूं, नजर नहीं फेरना है, आपको कॉन्फिडेंटली उनको देखना है, क्योंकि वो भी 10 मिनट आप ही को देखने वाले हैं और आपको भी उन्हीं को देखना है। तो हमको नजरें नहीं चुरानी मैम है, हमको कॉन्फिडेंटली उनको देखना है। नजरें मिल गई तो फिर मिल गई, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिर आप नजरें चुरा रहे हो, या फिर आप एकदम से, अपन होता नहीं अरे यार अचानक से आपको लगेगा कि मैंने तो कर लिया फटाफट, पर वो इंप्रेशन पड़ जाता है कि आपने नजरें घुमा ली। समझ में आया? यस मैम। और कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। केवाईसी करना क्यों जरूरी है सक्षम? मैम केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। मैम ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन होने के लिए, साथ ही साथ मनी का इलीगल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है इलीगली ट्रांसफर के लिए, तो इससे आप अपने कस्टमर का ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो कि इलीगल कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही। साथ ही साथ केवाईसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप कस्टमर का अकाउंट कहीं बहुत दिन से इनऑपरेटेड तो नहीं है, इनएक्टिव तो नहीं है, तो केवाईसी बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ऋचा? मैम जो डर्टी मनी होती है उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो भी प्रोसेस होता है मैम, उसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। डर्टी मनी क्या होता है? ब्लैक मनी सुना था हमने। यस मैम। डर्टी मनी मैम वैसे पैसे होते हैं जो आपके इनकम के सोर्स के अलावा इलीगली अलग जगह से आते हैं मैम, उसे डर्टी मनी बोला जाता है। जो कि आप इलीगल तरीके से अर्जित करते हैं, उस पैसे को बोलते हैं मैम डर्टी मनी। पर ब्लैक मनी भी तो वही होता है, ये टर्म आपने कहीं सुना है डर्टी मनी? यस मैम, मैंने एक क्लास में पढ़ा था डर्टी मनी मैम, इसलिए बोला। ठीक है। तो मेरे हिसाब से डर्टी मनी अननेसेसरली अटेंशन खींच रहा है, मतलब डर्टी मनी को आप समझो कि गंदा पैसा। तो गंदा पैसा तो ठीक है, इलीगल मनी का वही वही तो ब्लैक मनी भी होता है, इलीगल सोर्स से यस आता है। तो मैम। आप यस डर्टी मैम। मनी ना बोल करके जो उसका एक्चुअल टर्म है ब्लैक ब्लैक मनी। मनी, उसको इस्तेमाल ठीक करो, क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल सुनाई देता है डर्टी मनी के ठीक है एस्पेक्ट। ठीक ठीक है। ठीक है, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन ब्लैक मनी ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है एज कम्पेयर टू डर्टी मनी। ठीक है। ठीक ठीक है। कासा क्या होता है निकिता? कासा में मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट मेनली सैलरीड पर्सन के लिए ओपन किया जाता है, और सेविंग सेविंग अकाउंट मेनली हर प्रकार के पर्सन के लिए और सैलरीड पर्सन के लिए ओपन किया जाता है, और करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए। सारे ही अटक गए क्या? नो वही नो मैम। मैम। मुझे भी लग रहा था कि है मैं ना, मेरे अटक को भी गई लगा क्या। एकदम से कि सारे एकदम से सारे ही अटक गए क्या करके। चलो निकिता तो अटक गई है, पूजा आप बताओ कासा क्या होता है? कासा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसमें कि सेविंग अकाउंट में जैसे कि कस्टमर जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देखना, आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी भी पूजा कुछ और भी बोलने वाली थी। एक फुल स्टॉप फील होना चाहिए जब भी हम आंसर का क्लोजर करते हैं ना, और फर्मनेस कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ये होता है, इसमें जब चाहे पैसा हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लोजर कैसा यस हुआ? मैम।
तो आपको क्लोजर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमको नहीं इंडिकेशन देना है कि अभी भी मेरा आंसर बचा है, अभी भी मैं और बोलना चाहती हूँ, जबकि आपका आंसर कंप्लीट हो गया था। और कई बार आप इतना लंबा पॉज ले लेते हो कि मुझे लगता है कि आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप पीछे से बोल रहे हो। दोनों चीजों में समझ में आया डिफरेंस क्या हो रहा है? यस यस मैम। ठीक है। अब ये बताइए निकिता, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, इसमें क्या डिफरेंस होता है? मैम मैं थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? हाँ जी, ले सकते हैं। सॉरी मैम, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। पूजा? सॉरी मैम, मैंने ये नहीं पढ़ा है। गुड। तो ये भी हो सकता है कि आपने ऐसा भी बोला कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, जेन्युइन जो भी है। पर आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस ये चीज बहुत कॉमन टर्म है, इसको पढ़ लेना। बैंकिंग से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो सबको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम करते मैंने हैं ना। इसके हाँ, ये पता है कि ये यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए यूज होता है, बट हम्म। वो डिफरेंस मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। ऋचा? यस मैम। आरटीजीएस मैम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है मैम। ये एक पेमेंट का सिस्टम है और इसे आरबीआई रेगुलेट करती है। मैम आरटीजीएस में जो मिनिमम वैल्यू हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो 2 लाख रुपीज है। ये एक इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, जहां अगर इमरजेंसी ट्रांजैक्शन की बात आती है तो वहां पे हम ये करते हैं मैम। इसमें इंडिविजुअली बैंक आप तुरंत पैसे जमा करो और बैंक इंडिविजुअली तुरंत ही आपके ट्रांजैक्शन को आगे अलॉट कर देती है। एनईएफटी होता है मैम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मैम ये भी एक पेमेंट का तरीका है जो इसे आरबीआई रेगुलेट करती है। बट इसमें मैम मिनिमम बैलेंस कुछ नहीं होता है, मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता है, आप कितने पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट मैम इसमें हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, ये एक बैचेस में पेमेंट जाता है। जैसे आधे घंटे बाद के बैचेस में जाए या 1 घंटे बाद के बैचेस में या 3 घंटे 4 घंटे के बाद के बैचेस में। ये इमरजेंसी, जैसे अगर मुझे अभी जरूरत है तो मैं अभी इससे पेमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैम आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है मैम कि एनईएफटी और आरटीजीएस को आरबीआई रेगुलेट करती है, लेकिन आईएमपीएस जो है उसे एनपीसीआई रेगुलेट करती है। ये भी एक पेमेंट का तरीका होता है मैम, जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं। एनपीसीआई क्या होता है? मैम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक आरबीआई की तरह ही एक रेगुलेटरी बॉडी है जो यूपीआई जैसे एप्स को रेगुलेट करती है, जहां हमें इमीडिएट पेमेंट करना होता है तो वो रेगुलेट करती है मैम। यूपीआई एपीआई में क्या डिफरेंस होता है, सक्षम? मैम यूपीआई एंड एपीआई, मैम जी। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड एपीआई मीन्स आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। मैम यूपीआई में यूपीआई आईडी के द्वारा हो सकता है पेमेंट, एंड मैम नंबर के द्वारा हो सकता है, और अकाउंट नंबर के द्वारा भी हो सकता है। जबकि एपीआई में मैम आधार बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें आप आधार नंबर के द्वारा अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं और साथ में फिंगरप्रिंट के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन समझ में आया कि आपने जो जो आंसर दिया उसमें से कीवर्ड्स निकला और उसमें से क्वेश्चन आ गया। जैसे सक्षम को जब मैंने पूछा था, उन्होंने इलीगल मनी की बात की तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग आया। अब आपसे मैंने नेफ्ट और आरटीजीएस पूछा तो उसमें से आपने एनपीसीआई वर्ड लिया, तो मैंने एनपीसीआई पूछ लिया। समझ में आ रहा है ना सबको, निकिता, पूजा? यस यस। तो इस तरीके से यस क्रॉस मैम। क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, मैंने आप दोनों में ये चीज नोटिस की कि आप जब भी आंसर कर रहे हो आप बार बार मैम मैम कर रहे हो, तो वहां पे मैम के साथ सर भी तो होंगे। तो अभी तो आप मेरे साथ बात कर रहे हो करके मैम मैम करके मुझे जवाब दे रहे हो, पर वहां तो पांचों पैनल मेंबर को आप देने वाले हो, तो क्या मेल पर्सन को भी आप मैम कहोगे? है ना? तो मैम का इस्तेमाल मत करिए अपने आंसर्स के बीच में। एक बार आपने, जैसे लेट सपोज कि मैम ने ही आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप मैम करके जवाब देना स्टार्ट कर दिए, इट्स ओके। लेकिन अब तो आप पांचों पैनल मेंबर को देने वाले हो ना जवाब, तब आप मैम मैम यस नहीं कर सकते ना कि सर को भी मैम मैम करते रहोगे। या फिर आपका फ्रिक्वेंसी ऐसा होना चाहिए कि पांचों मैनर मेंबर को देखने के बाद जिस मैडम ने क्वेश्चन पूछा है उनको आप मैम बोलो और फिर आप जवाब को कंटिन्यू करो। समझ रहे हो? लेकिन ये डिफिकल्ट हो यस मैम। जाएगा क्योंकि उतना कोऑर्डिनेशन बैठाना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि एक बार आपने यूज कर लिया मैम, बस हो गया, ज्यादा क्यों यूज करना है मैम मैम अपने आंसर में, है ना? ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। दूसरा, अभी ऋचा आपने आ का इस्तेमाल नहीं किया, आपने पॉजेस लेके जवाब दिया, तो सोचो आपका आंसर कितना बढ़िया लग रहा था, सुनने में मजा आ रहा यस था, मैम, मुझे भी लग रहा था। ना? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि जब हम अपने आप को इंटेंशनल पॉजेस देके बात करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और अभी आपको खुद में भी डिफरेंस फील हो गया कि आप बढ़िया बोले। क्लियर है? यस। यस मैम। फिशिंग क्या होता है, पूजा?
फिशिंग। जो फिशिंग करते हैं रिवर्स वगैरह में या पोन्स वगैरह में, मछली पकड़ना। ठीक है निकिता, फिशिंग क्या होता है? व्हाट इज फिशिंग? अरे निकिता गायब हो गई। फिशिंग। सक्षम, व्हाट इज फिशिंग? मैम फिशिंग एक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। फिशिंग मीन्स कि आपके कंप्यूटर पे इलीगल अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें आपसे डिमांड की जाती है पैसे की, जिससे वो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है। फिर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपके कंप्यूटर को खोल भी दिया जाता है। दीज टर्म्स आर कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग। रिचा। यस मैम, सक्षम के जैसा ही सेम आंसर है मैम मेरा भी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैम, आप वो मछली पालन वाला फिशिंग पूछ रहे हो या हाँ। कंप्यूटर वाली फिशिंग पूछ रहे हो? मछली पालन वाला देखो, आप बताना कि आरआरबी में मछली पालने वाला फिशिंग का इस्तेमाल क्यों होगा? इंटरव्यू मैम में हम वो अचानक से हम सब जैसे बात कर, फार्मर्स को लोन देने के लिए शायद मैम। हाँ। तो वो तो उसमें फिर हमारी टर्म पे बात होगी बिजनेस ओरिएंटेड। तो फिर या अगर आपको इतना ही कंफ्यूजन है तो आप उनको सीधा पूछ लीजिए, सर मछली पालन हेतु जब हम किसी को देते हैं आप उस फिशिंग की बात कर रहे हो? वैसे तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि अगर वो फिशिंग टर्म पूछ रहे हैं मतलब ये साइबर फ्रॉड है, आप इलीगल अटैक बोल रहे हो। अटैक नहीं, वायरस अटैक करता है, ये एक फ्रॉड है, ये स्कैम है जहां पे हम अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर करने पे मजबूर करते हैं और फिर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स का यूज करके हम स्कैम करते हैं, लूटते हैं या दूसरों की आइडेंटिटी को क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और फिर हम उसका हम्म। इलीगल यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अटैक में और स्कैम में, साइबर फ्रॉड में फर्क होता है। समझ में आ रहा है रिचा? यस मैम। और अचानक से वो लोग जब टर्म निकाले फिशिंग का तो इसका मतलब ये नहीं कि मछली पालना है, ठीक है पूजा? सॉरी ठीक मैम। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो इट्स ओके अगर वहां पे भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आप कंफ्यूजन को, कुछ भी आंसर करने से अच्छा है आप कंफ्यूजन को क्लियर कर लो, वो बहुत बेटर है। कभी भी आप कंफ्यूजन में जवाब मत दो, आप कंफ्यूज ना होइए, आप उनको पूछ लीजिए। इससे आप मुझे ये इंडिकेशन देते हैं कि बच्चा गलत आंसर नहीं करना चाहता है, दैट्स व्हाई ही इज क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन, है ना? वो सही क्वेश्चन यस पूछ मैम। के जवाब देना चाहता है, इस वजह से बच्चे ने पूछा। वो आपको क्वेश्चन रिपीट करने में इस तरीके से नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल समझाएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, भले वो आपको कितना भी डराएं, आपको नहीं डरना है। वो डराएंगे ही, उनका काम ही है डराना, कि आपको स्ट्रेस में डाल कि वो आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो। एक बंदा जरूर वहां ऐसा होगा या मैडम होगी या जो सर होंगे जो पूरा सिर्फ आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, सिर्फ इसी की बेसिस पे आपको आंसर करने वाले हैं। एंड इंटरव्यू इज 80% योर पर्सनैलिटी एंड रेस्ट 20% इज योर नॉलेज। क्लियर है? यस मैम यस यस मैम। मैम। अभी तक कुछ डाउट है? मैम मेरा एक डाउट है। हाँ जी पूछिए। मैम जैसे कोई आंसर देते हैं और आता है वो आंसर हमें, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बताते समय, या टर्म उल्टे हो जाते हो, फिर हमें लगता है कि इसको करेक्शन करना, मतलब तुरंत याद आ जाता है, तो उसको फिर कैसे करें? वहां पे सही पॉज लेके फिर से शुरू करें या फिर सॉरी बिल्कुल बोल? बिल्कुल, कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सेंटेंस बस स्टार्ट ही किया है और आपने कोई गलत टर्म बोल दिया तो आप एक पॉज लीजिए और फिर से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन एक होता है ना, चेहरे पे अपन दिखता है, फिर स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करना है। आपने गलत बोला, एक डीप ब्रीदिंग, पॉज भी ले लिया और फिर से अब अपना आंसर की शुरुआत करिए। या फिर आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आपने दो चार सेंटेंस बोल लिया और आपको लगता है कि अब पीछे पलटना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप पैनल से बोल दीजिए कि सर मुझे लगता है कि मैंने दो चार टर्म्स गलत इस्तेमाल कर लिए हैं, तो क्या मैं अपना आंसर वापस रिपीट कर सकती हूँ? समझ में आ रहा है? तो यस इस मैम। तरीके से यस आप मैम। उनसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। पूजा, बिफोर सैंक्शनिंग अ लोन आप बीइंग एन ऑफिसर क्या क्या चेक करोगी? मैं आपसे लोन मांगने आई हूँ, अब आप, मैडम तो मेरी टीचर है, लोन दे देंगी? मैम मैं, अगर वो पहले कोई लोन वगैरह लिए हैं तो मैं उनको चेक करूंगी कि उन्होंने रिपेमेंट सही टाइम पे किया है कि नहीं किया है। हम्म। और फिर उनके डिटेल्स वगैरह चेक करूंगी कि सही, सारा कुछ सही है या नहीं, फिर मैं उनको लोन प्रोवाइड करूंगी। क्या कमी रह गई है निकिता? मैम इसमें की सारी रेजिडेंस से लेके बेसिक सारी डिटेल्स उनकी अपने पास रखनी भी है, और ये भी चेक करना है कि पहले उनका कोई लोन तो नहीं है, और अगर है कोई लोन तो उसको उन्होंने टाइमली पे किया है कि नहीं, या टाइम ड्यूरेशन से लेट पे किया है, ये मैम देखना पड़ेगा।
सबसे पहले हम उनकी इनकम कैपेसिटी चेक करेंगे, उनका क्रेडिट हिस्ट्री कि उन्होंने पहले लोन लिया है कि नहीं लिया है। उसके बाद कोलैटरल रिस्क सिबिल कि स्कोर चेक करेंगे मैम। और मैम हम ये डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई पूछेंगे, करेंगे। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई वेरीफाई। करेंगे कि वो जनरल मतलब जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। साथ ही हम पर्पस भी पूछेंगे लोन का। बस लोन मांगा यस है तो दे ही नहीं देंगे, हमें सभी तो समझ में आ रहा है। ये पॉइंट वाइज आप कैसे, जो आंसर आप पॉइंट वाइज कर सकते हो ना, उसको पॉइंट वाइज ही करना चाहिए, इससे ज्यादा क्लैरिटी समझ में आता है। ठीक, समझ में आया? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है। सिबिल स्कोर क्या होता है सक्षम? मैम सिविल स्कोर मैम इसकी डेफिनेशन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैम क्रेडिट स्कोर तब बनता है जब आप कोई कोई सी लोन लेते हैं या आपके ट्रांजेक्शन होते हैं आपके अकाउंट से। तो एक अगर आप प्रॉपरली टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं लोन्स का, प्रॉपर आपका बैंक बैलेंस के थ्रू आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बन रही है, तो आपके एक क्रेडिट स्कोर बन जाता है जो कि 750 से एबव रहता है। तो वो गुड क्रेडिट स्कोर होता है, जिसमें आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो आपकी ज्यादा मतलब आपका स्कोर अच्छा होने के चक्कर में आपकी लोन जल्दी आपकी सैंक्शन हो जाती है। स्टैंडर्ड सिबिल स्कोर क्या होता है पूजा? सॉरी मैम, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। बेसल नॉर्म्स क्या होता है निकिता? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं हो रहा। सरफाइसी एक्ट क्या होता है ऋचा? मैम क्या मैं कुछ सेकेंड्स ले सकती हूँ? यस बिल्कुल आप ले सकती हैं। सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। डेट टू इनकम रेशियो क्या होता है सक्षम? नो मैम, सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नो मैम, सॉरी मैम, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। कितनी सारी बार भाई आपने नो बोल दिया। एक ही वो चीज बोलना है कि माफी चाहता हूँ सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉरी मैम मैं अभी इस बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ लूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से पॉजिटिविटी शो करिए कि इस वक्त मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं डेफिनेटली घर जाके इसके बारे में पढ़ लूंगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते हो, अगर आंसर ठीक से याद नहीं आ रहा, माफी चाहता हूँ मैम, माफी चाहता हूँ सर, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दी आंसर। या फिर एक टर्म की सॉरी सर, इस बारे में मुझे नहीं पता पर मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं पता, घर जाके पढ़ लूंगा, शोइंग योर इंटरेस्ट कि नहीं पता, यस ठीक है मैम। अच्छा पढ़ लेगा घर जाके। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस क्लियर। मैंने सरफेज जी के बारे में पढ़ा था मैम, पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ये शायद बोलना चाहिए था कि मैम मैंने पढ़ा तो है पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एग्जैक्टली। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से अपना माइंडसेट मुझे बार बार शो कर रहे हो, कैसे आप अपना जेन्युइननेस दिखा रहे हो, और आप बिना घबराए ये सब आपको करना है। वो आपको खा नहीं जाएंगे, पैनल भी बच्चे को सिलेक्ट करने ही बैठा है, वो आपको रिजेक्ट यस करने मैम। नहीं बैठे होते हैं। इट्स जस्ट कि आपसे ज्यादा कोई ज्यादा डिजर्विंग आ जाता है तो उनको हम मौका देते हैं। तो हम अपने आप को डिजर्विंग दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, अच्छी पर्सनैलिटी दिखाएंगे, अच्छे से आंसर देंगे, चाहे हमें नहीं भी क्यों ना आता हो। नहीं आ रहा है ना, फिर भी हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? यस चेहरे मैम। पे स्माइल यस मैम। रखेंगे ताकि हमारी पॉजिटिविटी थ्रू आउट द सेशन दिखता रहे। 10 मिनट में हमको हर बेसिस पे जज किया जाएगा। आपके रूम में एंट्री लेने से, आपके विश करने से, आपके चेयर के बाजू में खड़े होने से लेकर, आपके चेयर में बैठने से लेकर, आपके आई कांटेक्ट मेंटेन करने से लेकर, आप किस तरीके से बार बार मैम मैम कर रहे हो या ये कर रहे हो, फ्लुएंसी ब्रेक हो रही है या इंटेंशनल पॉजेस ले रहे हो। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस जो जो मैम। टर्म जो जो टर्म नहीं पता है पढ़ लेना। बेसिक पूजा, आपका कल ही इंटरव्यू है, बेसिक बैंकिंग टर्म्स पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना कि आप उसको समझा सको एक लाइन में। यस मैम। और नेक्स्ट है सक्षम का अगले ही दिन, परसों। यस मैम। तो 29 बेसिक को। बैंकिंग टर्म्स आपको पता होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। इंजीनियर, आप कौन से बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना मैम कौन? आप? मैम मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का यूज क्या है बैंकिंग में? मैम एज सच केमिस्ट्री का कोई भी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन उसकी जो स्किल्स है वो आप बैंकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जैसे एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि मैंने डेवलप करी हैं। और एक्यूरेसी भी एक इम्पोर्टेंट एबिलिटी है जो मैंने उससे सीखी है। ज्यादा रिलेवेंस नहीं है तो थोड़ा रिलेवेंस क्या है? मैम थोड़ा, मैम यही है कि आप उससे स्किल्स सीखी हैं आपने।
मैम ये आपको वर्ड नहीं समझ था में आ रहा है मेरे कि आपने ये टर्म यूज किया कि ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या बोला, बैंकिंग से केमिस्ट्री का थोड़ा रिलेवेंस तो है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा तो है। आपने बोला नहीं, लेकिन आपका ऑपोजिट वही गया ना मेरे पास। समझ में आ रहा है सबको? तो यस आपको मैम। करना था यस मैम। ज्यादा रिलेवेंस नहीं, केमिस्ट्री का एज सच कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई हैव लर्न हाउ टू डू थिंग्स विथ एक्यूरेसी, विथ कॉन्फिडेंस, विथ पेशेंस, या जो भी एक्स वाई जेड आपने सीखा है। क्लियर है? यस यस मैम। मेरा मन हुआ तो मैं पूछूंगी, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें आप शो कर सको कि आपने एक्यूरेसी कैसे सीखा, कैसे सीखा एक्यूरेसी? मैम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने प्रैक्टिकल्स करे, तो उधर आपको प्रैक्टिकल्स में आपको रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं, हम्म। जो कि प्रॉपर रीडिंग लेने पे ही आपका प्रैक्टिकल सही होता है, आपका कलर चेंजिंग्स होते हैं केमिकल्स में। तो वहां से मैंने एक्यूरेसी सीखी है। गुड। तो समझ में आया कि एक्यूरेसी, और अब आप इसको रिलेट करो ना बैंकिंग में भी, कि वही एक्यूरेसी बैंकिंग फील्ड में भी हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम यहाँ पे हर लेवल पे मनी के एस्पेक्ट पे बात करते हैं। हम और किस एस्पेक्ट पे बात करते हैं? मैम जितने भी बैंकिंग में चीजें हैं वो एक्यूरेसी पे ही डिपेंड होती हैं, चाहे एग्जैक्टली exactly. डॉक्यूमेंट्स में हो जाए। तो अब आप समझ गए, मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे हमको अपना ग्रेजुएशन को रिलेट करना है। पूजा, यस मैम। यस मैम। निकिता, यस मैम। और आप कॉमर्स बैकग्राउंड की हैं तो आपका तो अलग ही लेवल पे जा सकता है। यस मैम। कॉमर्स में आपने क्या क्या सीखा जो बैंकिंग में आप इस्तेमाल कर सकती हैं? मैम मैंने अकाउंटिंग सीखा है, मैंने ऑडिटिंग करना सीखा है, मैंने बिजनेस स्टडीज में सीखा है, इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा है, बिजनेस स्टडी में मैंने कस्टमर डीलिंग के बारे में सीखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में सीखा है, अकाउंटिंग में मैंने डेबिट क्रेडिट इन सारे टर्म्स को सीखा है मैम। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक ऐसा टर्म है मैम जिसमें मैम मैम दो बार बोल, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, देखो अकाउंट वहां भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पे आपको घबराना नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस सेशन में हैं इसलिए यहाँ चलेगा, लेकिन अगर वहां पे यस फ्लो मैम। फ्लो में चीजें हो रही है तो ऐसे अटकना नहीं है, सॉरी मैम करके नर्वसनेस नहीं दिखाना है। यस लेट इट मैम, मैं बार बार बी। मैम बोल रही थी तो मुझे अंदर से लगा कि मैंने दो तीन बार यूज कर लिया है। हम्म। अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस वैल्यूज, कंपनी की जो पोजीशन है मार्केट में उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है। सक्षम और निकिता, मैं आपसे ये चीज कहूंगी कि आपका मुझे हैंड जेस्चर बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, स्ट्रेट। तो आप पूरे टाइम ऐसे रख सकते हो क्या? थोड़ा सा नॉर्मल जैसे ह्यूमन टेंडेंसी होता है, एक एंगल बना लो अपने हाथों में, आपका हाथ दुखने लगेगा। हाँ। सक्षम। यस मैम। निकिता ने कैसे चेंज किया? थोड़ा सा वैसे कर लो। ऐसे नहीं करना है, ऐसे में ही ऐसे करना है। थोड़ा सा एंगल दो, अपने पीछे ले जाओ हाथ थोड़ा सा। एक बार फिर से करके दिखाओ निकिता, कैसे आपने, हाँ अब आया, ये स्ट्रेट था, पहले करो, स्ट्रेट करो। आपका हाथ भी ऐसे ही दिख रहा था। निकिता दिख रही है आपको क्लियरली? नो मैम निकिता। यस मैम ऐसा दिख रहा था पहले। हाँ निकिता, आवाज दे के बोलो, आप शायद दिख रहे नहीं होंगे उनको स्क्रीन में। यस मैम। तथा मेरा हाथ, फिर मैंने इसको थोड़ा पीछे किया ऐसे। यस मैम। समझ में आया सक्षम? जी मैम। पूरे टाइम हम ऐसे रखेंगे तो ये तो अच्छा भी नहीं दिख रहा, प्लस ये दुखने लगेगा। यस। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में बैठना है, लेकिन कॉन्फिडेंट मैम बैठना अभी 2 दिन से पीठ ज्यादा दुख रही है, तो मैम बार बार वो पोस्चर चेंज हो रहा है। है। लेकिन आप कुछ शुरू से ज्यादा। वैसे ही बैठे हो। जब ये यस मैम। सेशन देखोगे, मैम ये चेयर भी जो है वो थोड़ी सी वो टिल्टेड है मैम, सीधी नहीं है, हम्म तो उसमें तो, तो बार डाइनिंग बार टेबल का दिक्कत। चेयर ले लेना था, या नॉर्मल कोई चेयर ले लेना था। चलो अभी तो आप नॉर्मल। रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, बहुत देर से दुख रहा है, क्योंकि इतना लंबा तो आपका इंटरव्यू नहीं चलने वाला है। तो यस आप मैम। सब जिनको भी कमर दुख रहा है रिलैक्स हो सकते हो। तो 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा तो इंटरव्यू नहीं चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बैठने की। समझ में आ रहा है ना ये चीज? यस मैम। मुझे आपका बैकग्राउंड हाँ। क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या यूज है बैंकिंग में? मैथमेटिक्स से आप बैंकिंग में क्यों आना चाहती हो? मैथमेटिक्स तो कोर है बैंकिंग की, जैसे कि डेली ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो उसमें तो बेसिक अरिथमेटिक ही यूज होता है। वैसे मैनुअली तो नहीं यूज होता है बैंकिंग में, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं लोन के, अगर कोई लोन लिया है तो उसमें कितना इंटरेस्ट बना है, तो इन सब चीजों में मैथमेटिक्स यूज होती है बैंकिंग में। तो जब आपने खुद ही बताया कि सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो सॉफ्टवेयर में हम फॉर्मूला लगा देंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपकी क्या जरूरत है? तो वो भी तो मैथमेटिकल टर्म ही हुआ ना। ये आप में से पूछ रहे हो बता रहे हो? मतलब कि
ऐसा सजेस्ट करने के लिए। आप थोड़ा सजेस्ट कर दो। तो समझ में आ रहा है कि वो आपको इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई जब सॉफ्टवेयर है, आपने खुद ही कहा कि पहले तो आपने इंप्रेसिव वे में आंसर स्टार्ट किया कि मैथमेटिक्स ही कोर है बैंकिंग का, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। तो आपने फिर एक टर्म और यूज कर दिया कि भाई सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, तो सारा चीजें उससे यूज हो जाता है। तो जब मैनुअली हम नहीं करते हैं और उससे यूज हो जाता है, तो फिर आपका क्या यूज, समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो कि एज सच मैनुअली वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन है तो सब चीज सिस्टम ही ना, सिस्टम में मैल फंक्शन भी तो हो सकता है। तब मैं अपना एनालिटिकल स्किल से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। और मैथमेटिक्स में मैंने स्पीड सीखा है, एक्यूरेसी सीखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखा है, तो मैं अपने दिमाग का यूज इस तरीके से कर सकती हूँ। समझ में आता है? हाजिर जवाबी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको उलझाने का हर चीज में ट्राई करेंगे। यस मैम। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। तो आप लोग का सेशन तो 1.5 घंटे का हो गया है, और सब सीखने को मिला कुछ? यस बहुत मैम, मैम बहुत बहुत कुछ। मिला। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें को तैयारी करनी है। प्रॉपर बैंकिंग टर्म्स जो भी है यूज होता है, टेक्निकल टर्म्स, वो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक डेफिनेशन, या आप फुल फॉर्म बता के एक डेफिनेशन बता पाओ। दूसरा एग्जाम्पल देके समझा पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट में एग्जाम्पल नहीं भी याद आता है तो भी हमको अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। पांचों पैनल मेंबर को जवाब देना है, इंटेंशनल पॉजेस लेना है। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी अच्छे से जवाब देना है। कम्युनिकेशन एक कला है, और वो कला आपको पूरे टाइम पैनल को दिखाना है। चेहरे पे स्माइल रखना है, टेंशन नहीं रखना है। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझसे मिलो, अच्छे से तैयार होके मिलो, ताकि वो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड हो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो सेशन बढ़िया रहा। यस मैम मैम, मैम बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ मैम। और पूजा, यस मैम, बहुत अच्छा हुआ। सक्षम, निकिता? यस मैम मैम बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम दूसरों के आंसर से अपने आंसर कंपेयर करके सुधार सुधार रहा हूँ मैं। हम्म। मैम जैसे उनका बहुत अच्छे आंसर है मैम। ऋचा की? मैम ऐसा लग रहा है आई कैन यस। एंड आई विल, मैं चाहूँ तो। चलो बहुत बढ़िया है। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। और आपका चाहना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्रुप सेशंस भी इंपॉर्टेंट होता है। 1-to-1 के साथ ग्रुप सेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम दूसरों को देख के और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम।